देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। लड़ाई इक्तदार की, लड़ाई उसूलों की या लड़ाई अवाम की, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। इस्तीफे ना देने का ऐलान करके आसिफ अली जरदारी पीडीएम की 9 जमातों पर भारी पड़े तो इस इत्तेहाद के मुस्तकबिल पर बड़ा सवालिया निशान लगा गए। आसिफ अली जरदारी जब भी भारी पड़े, उसूलों पर भारी पड़े, नजरियात पर भारी पड़े। वो 2008 में इक्तदार में आए तो पीसीओ जजेस को कबूल करके मिसाके जमहूरियत पर भारी पड़े। 2009 में पंजाब में लीगी हुकूमत के खिलाफ गवर्नर राज लगाकर जमहूरियत पर भारी पड़े। 2018 में बलूचिस्तान की हुकूमत गिरा के नून लीग पर भारी पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में पैसे के जोर पर पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर्स बनवाकर पीटीआई पर भारी पड़े। रजा रब्बानी के बजाय सादिक संजरानी को चेयरमैन बनवाकर पूरे सेनेट पे भारी पड़े। 6 माह पहले पीडीएम बनाकर पूरी ऑपोजिशन पे भारी पड़े। नून लीग के वोटों से यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट की सीट जितवाकर हफीज शेख और इमरान खान पर भारी पड़े और आखिर में इस्तीफों की बॉल सीईसी की कोर्ट में डालकर अपने ही इत्तेहादियों पर भारी पड़े। वो सियासत और मफाहमत में तो सब पर भारी पड़ते हैं, लेकिन सब इस इंतजार में हैं कि काश कभी वो सिंध हुकूमत की गवर्नेंस पे भी भारी पड़े, सिंध में नाचती धूप पर भी भारी पड़े, लाड़काना में फैलते एड्स पे भी भारी पड़े, थर में ग़िज़ा की किल्लत का शिकार बच्चों पे भी भारी पड़े, कुत्तों के काटने से मरने वालों पे भी भारी पड़े, गंदम के गोदाम खाली करने वाले चूहों पर भी भारी पड़े। अगर वो सिंध के अवाम को रिलीफ देने में भी कामयाब हो जाएं तो फिर सब ये नारा लगाने में हक बजानिब होंगे कि एक जरदारी सब पर भारी। आज प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं जनरल एजाज अवान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब और हमारे साथ प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार उमर चीमा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और ब्रेक लेने से पहले एक और बात, आज वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। मेरी तरफ से उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ और आवाम से भी अपील है कि कोरोना एक मरतबा फिर आप जानते हैं ना कि सर उठा रहा है, तो प्लीज़ आप एहतियात करें और SOPs को लाजमी फॉलो करें। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर प्रोग्राम में दीगर इशूज़ शामिल करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, मुझे याद है कि आपने 8 तारीख को एक ख़बर दी थी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ को ये पैगाम पहुंचाया है कि आप और आपकी बेटी तलवारें लेकर इदारों को ज़िबा कर रहे हैं। क्या ही बात है कि अगर आप पाकिस्तान आ जाएं तो फिर इस तहरीक को बूस्ट ज़्यादा मिल जाएगा। फिर 16 तारीख को आपकी खबर दुरुस्त साबित हो गई। पीडीएम के इजलास में जरदारी साहब ने यही बात कर दी। भट्टी साहब, क्या ख्याल है, जरदारी साहब ने इस बात को रिपीट क्यों किया? आपके ख्याल में क्या जानबूझकर उन्होंने ये कार्ड खेला है, ऐसी शर्त रखी जो उनको पता था कि नून लीग नहीं मान सकती? फिलहाल एक तो पारस, आपने भारी पड़ने वालों की हिस्ट्री दी। आसिफ अली जरदारी जमहूरियत पर भारी पड़े, मिसाके वो जो उधर बलोचिस्तान की हुकूमत पर भारी पड़े, नून लीग पर भारी पड़े नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी पर भारी पड़े। जो ज़ियाउल हक पीपल्स पार्टी को तबाह नहीं कर सका, जो मुशर्रफ पीपल्स पार्टी को तबाह नहीं कर सका, वो अकेला जरदारी पीपल्स पार्टी पर भारी सिंध के अंदरून सिंध तक महदूद कर दिया उन्होंने जी इसको। आसिफ अली जरदारी को माजी में जोकों की तरह काटा था नून लीग ने, 12 साल कैद रही। इसके अलावा जितने आज मुकदमे चल रहे हैं नून लीग के दौर में थे। आसिफ अली जरदारी साहब को पता था कि पीपल्स नून लीग उन्हें इस्तेमाल कर गया। इस वक्त उनके अंदर जमहूरियत की शम्मा नहीं जल रही, इंतकाम की आग है जी। क्योंकि नवाज शरीफ जब भी निजी महफिल में बैठते हैं 12 अक्टूबर 99 भूलते नहीं और वो जुबान बोलते हैं जो मैं टीवी पे बता नहीं सकता। जरदारी साहब एक हिकमत अमली के तहत पीडीएम में घुसे करते रहे और वो जानते थे कि नवाज शरीफ अवाम की जंग नहीं लड़ा, अपना लूटा हुआ अरबों रुपया बचाने की जंग लड़ा। और इससे पहले 3 दफा उन्होंने बिलावल को बताया, उन्होंने कहा बेटा मरियम आपको ट्रैप कर रही है, ये उस बाप की बेटी है जिसने
जी। आपके नाने को फांसी लगवाने पे ज़ियाउल हक की कब्र पे उसका मिशन जारी रखने की कसम खाई जी। ये उस मरियम बाप की बेटी है। ये मैं बात बता रहा हूँ, बिलावल को मोबाइल पे ले ले, वीडियो पे ले ले, कि जिसने तुम्हारी माँ के जमीन में छापे, जिसने तुम्हें तुम्हारे बचपन से तुम्हारा बचपन छीन लिया, तो बेटा आपने इनसे मिलते रहना है, लेकिन डिसीजन मैंने। भट्टी साहब मुझे ये बताएं, अब 4 तारीख को इनकी सीईसी का इजलास है, क्या सीईसी में जरदारी साहब का फैसला तब्दील हो सकेगा? और भाई सीईसी में मामले को ले जाना था तो इतनी सख्त तकरीर की क्यों थी जरदारी साहब ने फिर? अच्छा, सीसी ये कि मतलब कोई हैसियत है, आप समझती हैं पारस, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। ये ABCD LMC लाहौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन CDA इनकी औकात है कि लीडरशिप के आगे बोल सके। कमाल कर रही है। उस बेचारे की क्या हालत है, मुराद अली शाह को अपना नाम पूरा लेके बताया जरदारी के बगैर कि उनका नाम मुराद अली शाह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PDM से अलग होने का रिस्क लेगी सर? और अगर अलग होती है तो पीपल्स पार्टी को मजीद इसका फायदा होगा या नुकसान हो सकता है? और क्या PDM भी पीपल्स पार्टी के बगैर अपनी तहरीक चला पाएगी फिर? PDM किस्सा मादी हो चुकी है। मरियम का इंतकाम डेस्परेट है। परसों रात मरियम और नवाज में सख्त जुमलों का इस्तेमाल हुआ है। मरियम और हमजा में सख्त जुमलों का इस्तेमाल। उनका खानदान कहता है कि उनके खानदान को तबाह करने वाली मरियम है, मरियम है, मरियम है। चलें, मरियम औरंगजेब ने इस बात की वैसे तरदीद कर दी है, लेकिन इसमें मैं जरा नेक्स्ट राउंड में आपसे इस पे बात करूंगी। जनरल एजाज वान साहब, सर आपको लगता है कि मौलाना साहब और नून लीग जो है वो इस्तीफों पे इतने बजिद क्यों थे? क्या उनको कोई डर था, खौफ था, शक था कि जरदारी साहब उन्हें आखिर में धोखा दे सकते हैं? वैसे जैसे कि भी भट्टी साहब भी कह रहे थे, जरदारी साहब ने PDM का आर पार तो कर दी है। थैंक यू पारस। देखें, अगर हम हकीकत की आंख से देखें तो जो आपने पहले अपने इंट्रो में एक सवाल किया था ना कि ये इक़्तिदार की सियासत करते हैं या आवाम की। जी, आवाम कोई भी सियासत नहीं करता, सब अपनी इक़्तिदार की करते हैं, और इक़्तिदार में भी चंद खानदान है जिनका कब्जा है वही करते हैं। ठीक। या जब डिक्टेटर्स आ जाते हैं तो वो अपने इक़्तिदार को तूल देने की सियासत करते हैं। अवाम की सियासत 22 करोड़ अवाम के लिए कोई भी नहीं करता, और सियासतदान अपनी जाती सियासत और खानदान की सियासत करते हैं। इसके अलावा आपने जो सियासतदानों की फिर बात की है सर, कहा यह जा रहा है जरदारी साहब ने जो PDM के इजलास में तकरीर की थी और फिर जो मीडिया पर उसको लीक भी करवाया गया है, तो ये वो इजलास से बाहर कुछ लोगों को पैगाम दे रहे थे कि मैं आपके साथ हूँ। क्या ख्याल है, ये पैगाम पिंडी वालों के लिए था या इस्लामाबाद वालों के लिए था, और इस पैगाम को कैसे देखा गया है? पिंडी वालों के खिलाफ न कोई रहा है, न कोई है, न कोई होगा। क्योंकि पिंडी वाले जो हैं वो इस मुल्क की अगर किसी को सलामती का मशवरा देते हैं, इक़्तिदार का जो इस वक्त एनवायरनमेंट है, अगर कोई इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो उनकी ड्यूटी है, वो उन्होंने करना है। अगर वो सियासत की बात करते हैं तो इन पर फर्ज है कि सियासत की बात उनकी माननी है। ये इनका वतीरा बन गया है। अगर यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीत जाता है तो पिंडी वाले न्यूट्रल हैं, आपारा न्यूट्रल है। अगर वो सेनेट में हार जाते हैं तो फिर वो न्यूट्रलिटी खत्म हो गई। फिर वो बीबी मरियम शोर करना शुरू कर देती है कि फिर उन्होंने बचा लिया है। एक ट्वीट किया कि इमरान खान का मुतबादिल तैयार किया जा रहा है, ये किस तरफ इशारा है? सवाल इसलिए कर रही हूं, वो बिलावल की बात कर रही थी ना, उसने बिलावल को ये मैसेज दिया। देखो, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा मैं जब से होश संभाली है यही देख रहा हूं। जो हार जाए उसको एस्टेब्लिशमेंट ने हराया है, जो जीत जाए उसको एस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में लेके आई है। ये कब तक चलेगा और क्या मुल्क के लिए कौन बात करेगा? है क्यों ये तासुर इसलिए है कि जब जिस मुल्क में 3 मार्शल लॉ लग चुके हों, जिसमें ये तमाम सियासतदान उन मार्शल लॉ के जर्नैलों की गोद में खेल चुके हों, तो ये फिर उस माजी को लाताल्लुक करके आगे बढ़ने की सोच कोई भी नहीं रखता। ठीक है, इनको अब भी लगता है कि शायद फिर कहीं वही हालात पैदा हो जाएं और हम फिर उसी आड़ में बैठ के हुकूमत करेंगे। न्यूट्रलिटी की जो आपने बात की ना, जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो फिर ये भी कहा गया कि वाकई न्यूट्रलिटी जो है इसको रिवर्स गियर लग गया है। सर क्या ख्याल है, ये इदारे हमेशा से न्यूट्रल थे, कुछ वक्त के लिए न्यूट्रल हुए, या अब भी न्यूट्रल है आपके ख्याल में? मैं समझता हूँ कि ये न्यूट्रल हैं। न्यूट्रलिटी को खत्म भी सियासतदान खुद करते हैं जो रातों को उनके घरों में बैठ जाते हैं। ठीक है,
खत्म भी वही करते हैं, दावत भी वही देते हैं, इक़्तिदार में आ जाएं तो उनके जूतों में भी यही बैठते हैं। अगर ये न्यूट्रलिटी को खत्म करना चाहते हैं तो आइन में प्रोविजन मौजूद है, उस पर अमल करें और खत्म करें। अभी यूसुफ रजा गिलानी जब नेशनल असेंबली में जीत गया है तो इन सब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी। नहीं, पीपल्स पार्टी ने हारने के बाद भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी उनके चेयरमैन सेनेट का तो जब न्यूट्रल थी नहीं मान रही थी। तो ये मैं यही कहता हूं ना कि असल में झगड़ा इनका है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ये करना चाहते हैं। ठीक है सर। ये हलीफ नहीं है, हरीफ हैं। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ सियासत करनी है। न्यूट्रलिटी की जो बात अभी हो रही थी, हमने देखा कि ज़िमनी इलेक्शन में और सेनेट इलेक्शन में हमें न्यूट्रलिटी नजर आई, लेकिन उसके बाद आपके ख्याल में फिर अचानक ये क्या हुआ कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन 7 वोटों से यूसुफ रजा गिलानी हार गए, वो मुस्तरद हो गए और डिप्टी चेयरमैन को जो बने उनको सादिक संजरानी से 6 वोट ज्यादा पड़े, और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि अब ये लॉन्ग मार्च भी मुलतवी हो गया। ये क्या हुआ सब? पारस, पहले भी आपके प्रोग्राम में मैं ये बात कर चुका हूँ कि प्रोग्राम में करने वाली बातें कुछ और होती हैं और हकाइक जो हैं वो उससे मुख्तलिफ हैं, और कुछ बातें हम कर सकते हैं, कुछ हमारी बातें नहीं हो सकती। अब मसला ये है कि ये परसेप्शन क्यों है? क्या इन लोगों को शौक है? क्या उनको कोई एक्सपीरियंस, कोई ना कोई तजर्बा तो होगा उसके पीछे, या किसी को कॉल आती होगी। जनरल साहब कह रहे थे कि या वैसे बात होती है, हम आमतौर पे करते हैं जी कि वो उनके घर चले जाते हैं। पॉइंट ये है कि अगर कोई न्यूट्रल रहना चाहता है तो वो उनको घर ना आने दे। क्यों उनको घर पे एक्सेप्ट करते हैं? या ये कोई मेहमान नवाजी की रवायत है कि हम कहते हैं जी कि वो आ गया तो हम इसको जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई कॉल भी आती है तो फिर बताना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए हमें पता है किसने कॉल की है लेकिन हम बताएंगे नहीं। भाई क्यों नहीं बताएंगे, आप बताएं ना। पारस, वैसे मीडिया बड़ी देर से कहता रहा जी कि बताएं, नाम बताएं जी। कितनी दफा नाम बताएं और मीडिया ने चलाएं, फिर हम कहते हैं कि नहीं इस पे हम बात नहीं करेंगे। इस पे हम नाम बताते हैं, मुल्क में आके जरा नाम बताएं। नहीं, हम इस पे फलां पे इल्जाम नहीं लगाएंगे, फलां की जो है हमें एविडेंस चाहिए। हम बहुत सारी चीजें जो है ना एविडेंस के बगैर भी डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें कम से कम अपने आप से ये ऑनेस्ट जरूर रहना चाहिए। यानी कि और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जरूर कह सकूं कि मैं सारी बातें नहीं कर सकता। ठीक है, और ये हमारे मुल्क की हकीकत है। ठीक है, वो किसी ने कहा था कि सबसे पावरफुल वो होता है कि जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे अंदाजा लगा लें कि कौन पावरफुल है। इस्तेमाल तलाश करते हुए वैसे बात कर लेते हैं। और दूसरी चीज जो हम बातें करते हैं ना, यानी कि असल इंपॉर्टेंट ये चीज है कि रूल्स ऑफ गेम कौन बनाता है। क्या आप इस तरह खेल सकते हैं, इस तरह नहीं खेल सकते। अगर आप इस तरह खेलेंगे तो मैं फलां जगह से आपको बोल्ड करा दूंगा। तो वो रूल्स ऑफ गेम जो है ना, वो जो उनमें सब में ताकतवर होता है ना, वही बना सकता है। ठीक, तो ये जो पीडीएम की बात होगी या फलां की बात होगी, जो जरदारी साहब की आप बात कर रहे थे, वैसे सारी जिम्मेदारी आपने एक तरफ डाल दी है। जो इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ कसूर तो उसका भी होता होगा ना। ये ताली दोनों हाथ से बचती है। जो एक्सेप्ट कर रहा है उन चीजों को, नहीं तो रूल्स को जो आप कह रहे हैं रूल्स ऑफ गेम बनाए जाते हैं, अब मैं इसको मैं इस तरह बात कर रहा हूँ कि अगर एक ताकतवर है वो एक चीज मुसलत करता है, इन्फोर्स करता है, दूसरा जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब एक कमजोर है, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। मैं उसको ये नहीं कह रहा कि मैं उसको कोई क्लीन शीट नहीं दे रहा कि वो होता है जो कर लेता है तो है ना। यानी कि आपने इसी में खेलना ना। मसलन मैं अगर किसी जगह जा रहा हूं, मजबूरी क्या होती है? आगे एक जो है ना चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट है, तो मैं उधर से गुजरना है ना, तो जो चेक पोस्ट पर लोग मौजूद होंगे तो मैं अगर उनके साथ कोई लड़ूंगा तो मुझे गुजरने नहीं देंगे। ठीक है, तो मेरी एक सर्वाइवल ये है कि मैंने वो काम करना है। ठीक है, मेरा ये पॉइंट है कि उन लोगों को ये मुझे नहीं रोकेंगे। उन लोगों को जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है, हमें उनको जरूर एक तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। किस वजह से कॉम्प्रोमाइज करते हैं? इक्तदार के लिए करते हैं ना, और क्या वजह हो सकती है उनके कॉम्प्रोमाइज? तो और इधर अभी बात हो रही थी, मुफाद की बात हो रही थी। कौन ऐसा बंदा है कि जो सिर्फ अपने जाती मुफाद के बगैर जो है वो अवाम के लिए सिर्फ जंग लड़ रहे? ठीक है, मुझे कोई एक नाम बता दें। ये सारी मुफादात की गेम है। जी बिल्कुल। किसी को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं, किसी को पावर चाहिए होती है, किसी को चाहिए होता है कि मैं जिसको चाहूं जब चाहूं को निकाल दूं, जिसको चाहूं मैं ले आऊं। ठीक है,
तो ये सारी इक़्तिदार फिर की ये बात है। नजरियात इनकलाब के खामखा के खान साहब जो है, खान साहब भी 2013 में कहते थे कि मैं तो 5 साल निकाल लूंगा, आप लोग नहीं निकाल सकेंगे। तो उसके बाद वो सारी जिंदगी, उसके अगले 5 साल उन्होंने स्ट्रगल में गुजार दिए कि किस तरह। और अगर वाकई यानी कि अपना मुफाद नहीं था तो फिर ये था कि अपनी पार्टी का खुद एक वो रहबर बन जाते, कोई और बंदा जो है प्राइम मिनिस्टर बना देते। भट्टी साहब इस पे कमेंट जी करना चाहता हूँ, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, आई एम सॉरी। बात यह है कि इन्होंने जुबानी बात एक कह दी ना कि जो ताकतवर है, डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, नहीं मजबूरी भी बता देते हैं। नहीं, देखिए मजबूरी नहीं होती, जिसने करनी होती है वो करता है। मैं एक बात बताता हूँ, मैं एक दफा की गिरफ्तारी फिर सारी उम्र के उसूल चेंज हो गए। ये चाहते हैं बार-बार हो, फिर नहीं मेरी बात, फिर लड़ो ना यार, अगर लड़ना है तो लड़ो, तरीके से लड़ रहे हैं। बात सुनो, नहीं ये लड़ना कुछ नहीं होता कि आप नाम न लें। असूल चेंज ये होता है कि मैं किसी की अगर बिडिंग कर रहा हूँ, बात सुने ना, वो असूल चेंज करने की बात होती है। बात सुन लें, बात सुन लें। इन्होंने कहा जी जो ताकतवर है वो रूल सेट करता है। क्या पार्लियामान ताकतवर है? अगर जवाब है कि नहीं जी, अगर प्राइम मिनिस्टर ताकतवर नहीं है, चीफ जस्टिस ताकतवर नहीं है, पार्लियामान ताकतवर नहीं है, और रावलपिंडी या अपारा ताकतवर है, तो फिर व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? Why don't they sit down and find the solution? ये बदगुमानी पैदा कर देते हैं हम बड़े आराम से बैठ के कि पार्लियामेंट बेबस, सेनेट बेबस, सेनेटर्स वोट डालते हैं धमकी से, ठीक है सर, या रिश्वत से, पार्लियामेंटेरियन वोट डालते हैं डर से, ओके सर, चीफ जस्टिस फैसले सुनाता है डर के, प्राइम मिनिस्टर हुकूमत करता है डर के। अगर ये बदगुमानी फैलानी है और ये पूरी कौम को मैसेज देना है तो फिर सिस्टम में बैठ जाओ, भट्टी साहब बैठ जाओ और फाइंड अ सॉल्यूशन। अगर फौज इतनी ताकतवर है कि किसी को मुल्क में नहीं चलने देती तो फौज इनसे बाला तरदार है, क्यों नहीं ये हल पार्लियामेंट में ढूंढते? आज इनको सुप्रीम कोर्ट ने, एक मिनट, मैंने इंटरफेयर इसलिए नहीं किया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पार्लियामेंट को कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना या न देना आपका फैसला है। क्या ये उस वक्त इतने कमजोर थे कि उसने भी इंग्लैंड से मैसेज किया कि गैर मशरूत वोट दे दो? अगर गैर मशरूत वोट ही देना है और एक्सटेंशन देनी है, फिर बाहर बैठ के गालियां क्यों देते हो? दोबारा जरा टॉपिक पे आते हैं, लेकिन भट्टी साहब इस पे आप कमेंट कर दें। जो जनरल साहब कह रहे हैं ये बदगुमानी है, ये बदगुमानियां फिर कैसे खत्म हो सकती हैं और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। एक तो पाकिस्तान में जो फिकदान है, किरदार कर है, अब किरदार मैटर ही नहीं करते। अब झूठ के सौदागर इतने मजबूत हो चुके हैं कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं चीमा साहब से इख्तलाफ करता हूँ डर के। क्या नवाज शरीफ को दीन और दुनिया के कौन से कानून ने कहा हराम का पैसा कमाओ, या किसी विसाफी को कहा है? आप अल्लाह से तो नहीं डरते भाई, जिसने तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला लिखा है, जिसने तुम्हारे रिज़्क और भूख का फैसला लिखा है। आप फौजियों से क्यों डरते हो? क्योंकि आप उनकी गोद में पलते हो। जो धांधली आपके हक में हो जाए वो इलेक्शन शफाफ, जिस इलेक्शन में आप हार जाए वो धांधली ज्यादा, ये होती भी है धांधली। भट्टी साहब, मैंने नवाज शरीफ की बात नहीं की। अगर आपको किसी सहाफी का पता है कि जो पैसे लेता है आप उसका नाम लें, ठीक है? यानी कि इस तरह से जो है ना, यानी कि ये बात तो आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, यानी कि आपको नहीं पता आपसे, और फिर तो मैं भी आपसे क्या बात करूं? आप क्या हदीस कह रहे हैं? नहीं, मैं आप जो कह रहे हैं कि सब फौज डराती है तो फिर आप उनका नाम ले। मुझे तो आप नाम लेने का कह रहे हैं तो आप भी नाम ले। वो ये अजीब बात है कि जो काम, जो फेवर मेरे लिए हो वो अच्छी है, जो किसी मैं भी मानता हूँ। भट्टी साहब, आप जो है, मैं ओपन कह रहा हूँ, मैं ओपन कह रहा हूँ। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने किसी की एक इंडिविजुअल की बात नहीं की और मैंने किसी एक इंडिविजुअल को भी क्लीन चिट नहीं दी। मैंने सिस्टम की बात की है कि हमारा सिस्टम किस तरह चल रहा है। अगर आपके पास इतने सोल्यूशन है तो फिर तो अभी तक खान साहब भी आ चुके हैं, चीजें बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए। आप इतना अगर नहीं है, अगर हम उधर ही फंसे हुए हैं, आज भी हम जो है यानी कि यही बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है।
हमें जो है यानी कि सबको मिल बैठकर उसका सोल्यूशन तलाश करना चाहिए ताकि चीजें आगे बढ़ें। चीमा साहब बात यह है, पूरी कौम हमें सुन रही है। आपने अभी कहा था जो ताकतवर है वो रूल सेट करता है। मैंने आपसे ये पूछा है, मैंने आपसे ये पूछा है कि ताकतवर प्रोग्राम में ही बात करनी है जी। भट्टी साहब बात कीजिए, है कौन? फिर मुझे ब्रेक लेनी है। मुझे बता दे, ये नवाज शरीफ या इन सब के पास नाम है तो नाम भाई 3 दफा प्राइम मिनिस्टर हो, मेरे लीडर तो आप हो, या जरदारी साहब 3 दफा रहे हैं, या मौजूदा इमरान खान साहब है। मैंने तो किसी डिक्टेटर को कभी वोट नहीं दिया, मैं तो कसम खाता हूं मैंने कभी उसकी हमायत नहीं की, मैंने कभी उससे एनआरओ नहीं लिया, मैंने कभी उससे इक़्तिदार नहीं लिया, मैंने भीख नहीं मांगी उसके आगे। हमने आजादी ली है तो मैंने 87 दिन डेली लाहौर में जुलूस निकाला, डेली मुशर्रफ के खिलाफ। तो ये छोड़ दे आधा तीसर आधा बटे, हाँ हम आजाद नहीं है लेकिन मौजूदा। आप जरा दोबारा टॉपिक पे आते हैं। भट्टी साहब, आपने मियां नवाज शरीफ की बात की, मुझे बताएं कि मरियम नवाज की सियासत को इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि खबरें ये हैं कि वो आजकल सबसे ही नाराज हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से भी शिकवे कर रही हैं, इमरान खान से भी उनको शिकायत है, पीपल्स पार्टी से भी शिकायत है, बकौल आपके मियां नवाज शरीफ से भी उन्होंने शिकवे किए हैं, और आजकल मीडिया से भी कुछ नाराज नजर आती है। तो ये सियासत ऐसे कितना लंबा चल सकती है इस तरह की? मीडिया से मुकम्मल नाराज नहीं, मीडिया के कुछ लोग उनके पे रोल पे हैं, उनका एजेंडा चलाते हैं। मैं पूरा सच नहीं कह सकता, मैं मान रहा हूं भाई, मैं तो कोई अपने आप को, ये भी आपने इल्जाम लगा दिया ना, नाम बता दें वो कौन है। मैं यही कह रहा हूं जिसके पास 3 दफा वजीर आज़म रहा नवाज शरीफ, वो नाम नहीं ले सक रहे। ठीक, जो अब वजीर आज़म इमरान खान है, उनसे पूछे कि क्या आपने अब असेंबली वज़रा में तब्दीली करनी है, आप बताएं कौन कौन आपको प्रेशर डाल रहा है, किस वजीर को किसी मिनिस्ट्री दे। और मार खाने के लिए हम ही रह गए। हम तो जब अपना हक आएगा बोलेंगे, लेकिन इस मुल्क में आजादी वो है जो ताकतवर की ख्वाहिश के मुताबिक हो, उसकी गुलाम हो, वो साफी हो, वो जज हो, वो जनरल हो, वो पॉलिटिशियन हो। अच्छा, यही बात वैसे उमर चीमा साहब भी कह रहे थे। सर मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर इसी बात को जरा और आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा जनरल साहब, एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ कि मियां नवाज शरीफ गुज़िश्ता चंद सालों से, वैसे आप उनकी अगर सियासत का जायज़ा लें तो हमें उनकी सियासत में डिफरेंट फेजेस नज़र आते हैं ना। पहले उन्होंने इदारों के ऊपर तनकीद की, फिर एक लंबे अरसे तक खामोशी हो गई, उसके बाद फिर उन्होंने इदारों के सरबराहान का नाम लेके उन पर इल्ज़ाम लगाए, फिर एक लंबे अरसे तक खामोशी हो गई। तो सर ये खामोशी के दरमियान पर्दे के पीछे आपके ख्याल में क्या कुछ चल रहा होता है? वैसे वो एवन फील्ड में बैठ के जिन अपार्टमेंट्स में बैठा है जी, क्या वो पूरी कौम को, अपने वोटर्स को, अदलिया को ये बता सका है कि ये कब खरीदे, कितने के खरीदे और पैसा मुल्क से बाहर कैसे गया? ठीक, क्या वो कौम को बता सकता है कि उनके बेटों की तिजारत बरतानिया में होगी, अरबपति वो वहां बनेंगे, नेशनलिटी वो वहां की लेंगे, शहबाज शरीफ का दामाद भी भाग के वहां चला जाएगा, बेटा भी भाग के वहां चला जाएगा, लेकिन वहां से बैठ के वो गालियां देंगे अदारों जाने को। किसने दिया सर? क्या कोई ये किसी और से भी ज्यादा ताकतवर हैं? किसने जाने दिया? ये तो आपको भी पता होगा। नहीं, मुझे हमें तो वही पता है जो पूरी कौम के सामने प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, आपको भी पता होगा, इसलिए मुझे लगता है वो दिल से नहीं कह रहे होंगे कि मियां साहब वापस लेकर आए। आप मुझे बताएं जरदारी क्यों नहीं जाता बाहर? जरदारी साहब गए हैं, जरदारी साहब मेरी बात बजाने के उसके बाद जो नहीं, वो तो दुबई जा रहे थे और ऐलान करके चले गए ना। दूसरा मैं यही कह रहा हूँ, जाते हुए एयरपोर्ट पे ऐलान करके निकल जाने में और बात होती है। सर मेरा सवाल ये था, देखें नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने कहा हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं, उसको लाने वालों से है। फिर उन्होंने इदारों के ऊपर तनकीद की, उसके बाद फिर उनकी तोपों का रुख इमरान खान की तरफ हो गया। अभी फिर मियां नवाज शरीफ ने 3 ऑफिसर्स के नाम ले दिए हैं। भाई ये इनकलाब लाते हैं तो इनकलाब के बीच में ये ब्रेक कैसे लग जाती है, क्यों लग जाती है? जो आदमी मुंह पे झूठ बोले या दरिया के पार खड़े होकर गाली दे, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जरदारी ने उनको कहा है कि वापस आ जाओ, ठीक है, जिस पे इल्जाम लगाना है इन्हीं 3 जर्नलों का मुकाबला करते हैं। या नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ऊपर एक गहरी चोट लगाई है उन्होंने, जो कि नवाज शरीफ मियां जरदारी साहब जानते हैं कि किसने भेजा है उनको, क्योंकि और वो नहीं आ सकते अभी, क्योंकि ये एक दूसरे के किरदार को समझते हैं।
ये उसको अली बाबा और 40 चोर कहते थे, उसका पेट फाड़ना था, उसको सड़कों पे घसीटना था। इन्होंने कहा ये ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं, रायविंड की कीमत, जेल पे इंटरव्यू था नजरदारी। एक चीज पे जरा क्लैरिटी देंगे, और मुझे लगता है कि आप हमें ये बेहतर इस पे अपना मौकफ दे सकेंगे या समझा सकेंगे। नून लीग का मौकफ ये, वो कहते हैं कि हम जो बात करते हैं उस पर गद्दारी के इल्जामात लगते हैं, वही बात जब इमरान खान करते हैं उसे इग्नोर कर दिया जाता है। अभी ये परसों इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के सेमिनार में वजीर आजम इमरान खान ने भारत से बेहतर ताल्लुकात की बात की और आर्मी चीफ ने हाउस इन ऑर्डर करने की बात की। सर, नून लीग कहती है जब हम ये बातें करते हैं तो फिर हमें गद्दार और मोदी का यार कहा जाता है। देखो, ये उनको किसने कहा है? सर, ये कहा, उनको गद्दार नहीं कहा गया, मोदी का यार नहीं कहा गया। जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे, न जरदारी गद्दारे पाकिस्तान है, न नवाज शरीफ गद्दारे पाकिस्तान है, न कुछ इनकी अपने जाती मकासद जो हमने पहले बात की थी। तो ये दौलत अमैश करने के लिए सियासत में आते हैं और उसमें ये कोई कसर उठा नहीं रखते। उस काम में जब भी रुकावट पड़ेगी या ये अदारों की तरफ मुंह करेंगे या ये गलत बात करेंगे। ठीक है। अभी देखो ना, एक कहता है जी खपे, दूसरा कहता है जी मरियम अंदर गई तो हम कहेंगे पाकिस्तान न खपे। ये इनकी फितरत है, ये इनकी असलियत है। इनके मफाद को चोट पहुंचा दे, हर बंदा गलत है। हो गया उनके ऊपर मियां जाफर, हर बंदा गलत है। मौका दिया था माफी मांगने का, उन्होंने कहा किस बात की माफी? अभी इमरान खान ने जो बात कही है, ठीक, इमरान खान से पहले 72 ईयर्स से यही बात होती रही है, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात की है वो भी 72 ईयर्स से यही बात हो रही है। नवाज शरीफ ने भी की थी, हाउस एंड ऑर्डर की बात की थी ना उन्होंने हाउस एंड ऑर्डर की बात नहीं की थी। सर, जब वो प्राइम मिनिस्टर देखिए, नहीं, आप बात सीधी करें। देखें, गुफ्तगू की है, यही बात थी कि हाउस एंड ऑर्डर का क्या मतलब है, क्यों ये बात की गई। वो कह रहे थे ना कि इंटरनेशनल वर्ल्ड से हमें यही पैगाम आ रहा है कि अपने घर को आप हाउस एंड ऑर्डर करो या फिर आइसोलेशन में चले जाओ। नहीं, हाउस एंड ऑर्डर और लफ्ज़ है। उस खबर को अभी भी आपके अपने आर्काइव वालों को बोलें, वो अभी आपको निकाल देंगे। नहीं, वर्ड्स की तो बात होती है, वर्ड्स की तो बात होती है। उन्होंने कहा था सिविलियंस ने फौज को बता दिया है कि आप ये काम रोक दें वरना आइसोलेशन फेस करें। अगर प्राइम मिनिस्टर वक्त का ये कहे कि फौज ये कर रही है और मैंने फौज को हुक्म दे दिया है, तो ये उन अदारों की तौहीन है जो आपके मातहत हैं। अच्छा, उमर चीमा साहब, दोबारा जरा फिर हम कहीं आज और ही निकल गए। सर, पीडीएम की नाकामी के बाद आपने देखा कि अचानक नैब मुतहर्रिक हो गया है मरियम नवाज के हवाले से, तो इसकी क्या वजह आपको लगती है? चूंकि मरियम नवाज खुद कह रही है 1 साल से तो पूछा नहीं, अब 26 मार्च को 2 केसेस में बुला लिया है। मुझे तो ये ओवरऑल सिस्टम में एक अनफेयरनेस लग रही है कि एक टारगेटेड किस्म की अकाउंटेबिलिटी है कि आपने कुछ लोगों को टारगेट किया है, दूसरों के बारे में आप बिल्कुल आपने आंखें बंद की हुई हैं। आपको याद होगा कि पनामा पेपर्स पाकिस्तान में मैं लेकर आया। जी बिल्कुल, ठीक है। एक जर्नलिस्ट के लिए ये एक बड़ी एजाज की बात होती है कि उसकी वजह से कोई उसकी स्टोरी का बड़ा इम्पैक्ट हो। आज तक हम जो है वो वाटरगेट स्कैंडल की मिसाल देते हैं, ठीक है। अगर सही तरीके से चीजें चलती और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाता तो मेरे लिए भी ये एजाज की बात होती। लोगों ने तो इस पे अपने कैरियर बनाए हैं, ठीक है, ये करके कि जी हमने बड़ी मुखालफत की है, ठीक है। मैंने उसके बाद मैंने आर्टिकल लिखा था कि ये सही तरीका, ये गलत तरीके से हो गया। क्या बड़ी देर में पता लगा? आपको नहीं पता सिस्टम कैसे काम करता है? नहीं, कि ये सिस्टम जो है ना, इसकी कोई समझ नहीं लगती, कभी किसी तरफ चल पड़ता है, कभी किसी तरफ चल पड़ता है। लगा आपको कि ठीक नहीं हुआ? नहीं, मैं तो जो है कि जब फैसला हुआ ना, आप देखें कि अदालत ने जो फैसला पनामा पे जो बात हुई थी वो कामा पे, और जो वो थी कि जो तनख्वाह आपने नहीं ली वो आपको डिक्लेयर जरूर करनी चाहिए थी, ठीक है। मुझे ये लगा कि ये जो है ओवरऑल इससे जो है ना एक परसेप्शन, एक फैसले का मेरिट जो है वो अंडर क्वेश्चन आया, ठीक है। मैंने उस पर लिखा भी था उस टाइम। बाद में अब ये है कि आप इस पे कोई सर्वे करा लें, इस पे सर्वे करा लें कि क्या नैब जो है वो कोई इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, ठीक है। क्या हम देखते नहीं है कि कुछ केसेस में बड़ी तेजी आती है और कुछ केसेस जो है वो बिल्कुल जो है वो शट डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ये इन्हीं नैब के हवाले से, यानी कि कई गवर्नमेंट के लोग हैं उनके बारे में हमने लिखा है जिन पे नैब ने खुद इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की। उसके बाद नैब खामोश है थोड़ा सा कम। और दूसरी तरफ अगर कोई बंदा गवर्नमेंट पर तनकीद करे, आपको पता होगा यानी कि वो बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू सुन लें कि उन्होंने क्या बताया था कि मेरे पास जो केस आए और कि क्या मुझे क्या कहता कि आपने किस तरह हैंडल करना है। ये सारी एक परसेप्शन बनाई जाती है। बात करिए, मैं लास्ट कमेंट भट्टी साहब से लूंगी, लेकिन उमर चीमा साहब एक चीज और बता दें कि अभी इदारों की चूंकि आपने बात की, तो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान जो नाराजगी है, आप इसका क्या नतीजा निकलता हुआ देख रहे हैं? चूंकि इलेक्शन कमीशन से तो मुस्ताफी होने के लिए कह दिया इस गवर्नमेंट ने,
बस आप यही देख लें कि गवर्नमेंट जो है अगर कोई फैसला उनके बरक्स आ जाए तो उनकी क्या सिचुएशन होती है, वो किस तरह। और ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक सिटिंग गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इन पे तो आपने एक ज्यादा स्टोरीज की हैं, जिनको खुद इन्होंने लगाया। आप कह रहे थे बड़े पसंदीदा हैं गवर्नमेंट। हाँ, जिनको इन्होंने खुद लगाया। अब इन्होंने इनका असल में शायद इन्होंने फर्ज कर लिया है कि कोई ईमानदार आदमी जो है वो शायद इनके खिलाफ नहीं जाएगा। ईमानदार आदमी इंडिपेंडेंट होता है, हो सकता है। कहाँ आया वो टर्निंग पॉइंट? यही है इलेक्शन। देखिए सेनेट इलेक्शन अब जो है कि हमें उनका इंटरनली तो नहीं आइडिया, लेकिन अगर हम 2-3 चीजें देख लें। सेनेट का इलेक्शन, उसमें हुकूमत की ख्वाहिशात के बरक्स इलेक्शन कमीशन का मौकफ था। डस्का पर हुकूमती ख्वाहिशात के बरक्स मौकफ था। आगे जो है वो फॉरेन फंडिंग का केस आ रहा है, जिसको इतनी देर से वो लिंगर ऑन कर रहे हैं। पहले हाई कोर्ट में गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। एक तरफ कहते हैं कि उसकी लाइव होनी चाहिए प्रोसीडिंग, और दूसरी तरफ जाके उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, एक तो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का क्या नतीजा आप निकलता हुआ देख रहे हैं, जो नाराजगी है इस पे भी कॉमेंट कर दें। और आपको लगता है कि इमरान खान साहब इस वक्त बड़े संजीदा हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी, और अब उन्होंने नए इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है? एक तो बिल्कुल भी संजीदा नहीं है इंतखाबी इस्लाहात के बारे में ये, और दूसरी बात नहायत अदब एहतराम के साथ उमर चीमा साहब, ये सच है कि हम कुछ अदारों के बारे में नहीं बोल सकते। कड़वा सच है, हम कमजोर आदमी, हमें मान जाना चाहिए, इसीलिए मैं सियासत में नहीं जाता। ओ भाई, हमारी लिमिट है, हमारे हाथ और पाँव बांधे हुए हैं और हमें रिंग में छोड़ा हुआ कि मार खाई जाओ तुम इनसे। ठीक, कड़वा सच है। इलेक्शन कमीशन जितना ये करैक्टर का खराब है मैं बता नहीं सकता। मुझे पता है ये सईद मेहंदी नवाज शरीफ के लिए क्या क्या काम करते रहे हैं। अगर मियां साहब दुनिया में 3 बंदों की बात माने तो उनमें एक सईद मेहंदी है जिनके ये दामाद है। मैं चैलेंज करता हूं, इन्होंने टेलीफोन करके उनको यकीन दहानी कराई है। बीच में थर्ड मैन था कि फिक्र ना करे फॉरेन फंडिंग में उड़ा दूंगा, इसकी तरह मिल गई इमरान। ये सारी बातें क्या इमरान खान को नहीं पता थी इनको लगाने से पहले सर? और दूसरी बात, अभी आपकी एक खबर थी, मुझे याद आया कि आपने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के किसी रुकन थे जिनकी मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप से क्या राब्ता हुआ था, क्या बातें हुई थी उसमें? मैंने देखे उमर चीमा साहब की तरह हम कुछ लोगों के बारे में सच पूरा नहीं बोल सकते और तस्लीम करता हूँ, इसमें खुदा ना खास्ता, लेकिन उनके लिए ये हलफ देता हूं मैंने कभी झूठ नहीं बोला जी। ये बात सुन ले मेरी, ये इलेक्शन कमीशन मियां साहब की हाथ की जेब घड़ी है। अच्छा। मौजूदा इलेक्शन कमीशन, जब ये इलेक्शन डस्के में धांधली हुई, जब 3 लोग मर गए, ये इलेक्शन कमीशन सोया रहा। रात 3 बजे कहता है चीफ सेक्रेटरी सो रहा है। भाई रात 3 बजे चीफ इलेक्शन कमीशन तू नहीं सो रहा होता भाई? जो बंदा 5 साल बाद एक इलेक्शन होना है उसको भी फेयर नहीं करा सकता, उसको उस सीट पे रहने का हक है। ठीक, वो नहला आदमी है, अरबों रुपए खा रहा है और बयान दे रहा है क्या कुछ। हाँ, आपको किसने कह दिया कि इमरान खान साहब अगर पहले जब यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन हो रहा था कह रहे थे शो ऑफ हैंड है, अगर अंदर साफ था तो जब चेयरमैन इलेक्शन का हाथ था उस वक्त भी कहते शो ऑफ हैंड हो। एक अच्छे काम के लिए तो इंतजार करनी चाहिए ना। मैं तो अब भी कहता हूँ अपोजिशन को भी अब अच्छे काम के लिए होनी चाहिए, इलेक्शन इस्लाहात के लिए आए। ठीक है, वो इलेक्शन इस्लाहात के लिए वजीर आजम ने खत लिखा स्पीकर को, पार्लिमानी कमेटी बनाओ, अपोजिशन इतनी संजीदा है उसने मुस्तरद कर दी। वो स्पीकर कोरोना के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बनाता है, ये अपोजिशन उसको मुस्तरद कर देती है। अभी आर्मी एक्ट में तरमीम का मामला हो, भट्टी साहब ये सारे लाइन बना के जाएंगे, फिर कोई एतराज नहीं करेगा। अवामी और कौमी इश्यूज पे एतराज हो जाता है। पारस, मुझे यही दुख है कि अपोजिशन इसको नून लीग को हुकूमत को क्रेडिट ना लेने दे, लेकिन यार लोगों की बच्चों की जिंदगी के लिए चले जाए आगे। जब भी इलेक्शन होंगे शिफाफ होंगे ना। लेकिन ये इस दफा इसलिए इस्लाहत नहीं नून लीग चाह रही कि सिस्टम इस वक्त ये बेनिफिशियरी है कि फ्रॉड हो, क्योंकि धांधली में पीएचडी सिर्फ नून लीग ने किया है, इससे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है। मैंने इलेक्शन सेल देखा हुआ है। बस तो ठीक है खान साहब, आपको इनसे हमदर्दी है तो 2023 में अगर इलेक्शन जो है मुतनाज़ा हुए ना, इनके तो नहीं मरे, तो कह देंगे खान साहब मैंने तो कोशिश की थी, मेहनत की थी, अब ये ऑपोजिशन ही नहीं आके बैठी, तो ज़ाहिर अगर मुतनाज़ा होता है नहीं
इमरान खान की भी शफाफ बात थी कि जब चेयरमैन सेनेट था उसको भी कहता ओपन ऑफ हैंड होता है, जब जिसको मुफाद होता है उस वक्त उसको कानून याद आ जाता है। ये तो है जब वक्त निकलता तो चीज सूट करती है। सर शॉर्ट कमेंट आप। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ पारस के, देखें तमाम ताकतवर अपॉइंटमेंट होल्डर्स ऑफिस बेरर से दरखास्त है कि खुदा के लिए 22 करोड़ आवाम की हालत पे रहम करें, इनके बारे में सोचें और बैठकर जहां जहां बदगुमानियां हैं उनको दूर करें ताकि ये मुल्क किसी एक सिमत में चल पड़े। न हम हर इंतखाबात के बाद ये बकवास सुनते रहे कि धांधली हुई है, और धांधली या आरोज के इलेक्शन थे या निजाम को शफाफ बनाने के लिए भी हुकूमत को कुछ करने का मौका मिलेगा। अगर चीफ जस्टिस ने, प्राइम मिनिस्टर ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, आर्मी चीफ ने, जिन जिन लोगों ने बैठना है खुदा के लिए बैठ जाएं और मुल्क को किसी बेहतर मैं ये कहूंगा कि आरिफ भट्टी साहब काफी तहकीक करते हैं। अगर जो है इलेक्शन कमीशन यानी कि अगर वो जो बात कर रहे थे ना सईद मेहदी साहब की, ये शेर शीर साहब से पूछ लें कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कितना इंडिपेंडेंट है, और हाँ, और क्या वो अपने ससुर की भी बात मानता है या नहीं, यानी कि इनको आइडिया हो जाएगा कि वो अपने मामला में बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। यार बात मानते हैं। अच्छा पारस, मेरा पारस ये चीफ इलेक्शन कमीशन की जात पे एक प्रोग्राम करे और मैं कुछ शवाहिद ना दे सका तो फैसला जज आप होंगे। ये शवाहिद ना दे सका। उमर चीमा साहब ने अपनी स्टोरी में ये लिखा था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ये गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में एज अ ब्यूरोक्रेट थे, तो नून लीग इनकी बड़ी मुखालफत करती थी। यार ये इनका राइट है, मेरे भाई हैं जो मर्जी लिखे, मैं तो इन्फॉर्मेशन पे सईद मेहदी साहब जो हैं ये इमरान खान का पुराना तल्लक है, यानी कि ये नहीं है कि कोई बंदा नवाज शरीफ के अभी जो फवाद हसन फवाद है, फवाद हसन फवाद का भाई इन्होंने क्यों लगाया हुआ है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है, उस लिहाज से तो जुबैर के जो भाई हैं असद उमर उनको भी आपने लगाया हुआ है। अगर इतना जो किनशिप बेसिस पे लोगों की राय इतनी बदलती हो या कोई बंदा इंडिपेंडेंट ना, तो इनको भी निकाल दें। भट्टी साहब अगले प्रोग्राम जो बता सहाफियों की राय पे भी नहीं बदलती, सहाफियों की आर्गूमेंट से बदलती है, ख्वाहिशों पे नहीं बदलती। मैं चीफ इलेक्शन कमीशन की बात पे 10 प्रोग्राम करना चाहता हूँ, ना साबित कर सकूंगा तो पारस है। हाँ, नवाज शरीफ, इमरान खान के अब सिविल सेक्रेटरीट में एक बंदा नवाज शरीफ को गारंटी दे चुका है, मैं उनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ वो सुल्तानी गवाह बनेगा, मेरी तो ये भी खबर है। अब दूसरे इनकार कर दे, ये उनका राइट है, मैं उनकी खबर की इज्जत करता हूँ। अब नवाज शरीफ का जो करीब तरीन बंदा है नवाज शरीफ के साथ राब्ते में, और इमरान खान के खिलाफ जब हुकूमत गई सुल्तानी गवाह बनेगा, मैं ये खबर दे रहा हूँ, ये रिकॉर्ड तो नहीं कि इतने लोग तो पहले भी बने हुए थे, हमें अभी साजिशें लग रहा है कि फलां बंदे हैं, यानी कि ये हर दौर में कोई ना कोई जो है पावर सर्कल में ये इसी तरह की चीजें, मुझे नहीं आइडिया यानी कि होगी। उमर चीमा साहब और जनरल एजाज अवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।